गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस। ये चैप्टर 3 है, क्लास 11 का। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ये टट है वो एक राजा होता है और उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो अब हम इसकी डिटेल समरी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। जो टट है वो भी केवल होंगी और वो उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम वंशज था जिसने सदियों तक मिस्र पर राज किया। मिस्र यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट पर राज किया। उसके मृत शरीर को ढेर सारे सोने के साथ रख दिया गया और अंत में उसे भुला दिया गया। लगभग 3300 वर्षों के बाद 1922 में उसके मकबरे को खोज निकाला गया। तब से आधुनिक संसार यह अंदाजा लगा रहा है कि उसे क्या हुआ था। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि उसकी हत्या कर दी गई थी। अब 80 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं जब उसके मृत शरीर को मकबरे से निकाला गया था। उसका सीटी स्कैन किया गया। उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नई नई जानकारी सामने आने लगी। मिले मतलब उन्हें तेज रेतीली हवा चल रही थी जब राजा टट को उसकी प्राचीन आराम की जगह से निकाला गया, मतलब उसकी कब्र में से निकाला गया था जब उसको, जिसे वैली ऑफ किंग कहा जाता है। वैली ऑफ किंग जहाँ से वो निकाला गया था, जहाँ पे वो दफनाया गया हुआ था, जिस स्थान पे, उसको वैली ऑफ किंग कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि उसको वैली ऑफ किंग क्यों कहा जाता है। यह स्थान दक्षिणी इजिप्ट में लग्जर के निकट है। इजिप्ट में कोई लग्जर कोई प्लेस है, वहाँ पे उसके पास यही किंग ऑफ वैली ऑफ किंग। यह वह स्थान है जहाँ कई इजिप्ट राजा दफन हैं। यही कारण है कि इस स्थान को वैली ऑफ किंग कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं, वो राजा थे, वो दफन किए गए थे और इसलिए इसको वैली ऑफ किंग कहा जाता है। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे का समय था। दिन भर आकाश में काले बादल छाए रहे। अब उन्होंने सितारों को ढक लिया था। विश्व के सबसे प्रसिद्ध परिरक्षित शव को सीटी स्कैनर में डाला गया। जो उसका जो शव था राजा टट का, उसको सीटी स्कैनर में डाल दिया गया। इसे यहाँ उस युवा शासन के रहस्यों को जानने के वर्ष से भी ज़्यादा अधिक समय हो गया था। इसको इसलिए यहाँ पे लाया गया था कि उसकी पता चल सके कि उसका मर्डर किया गया था या फिर वो नॉर्मल डेथ थी उसकी। और 1922 में एक अंग्रेज ने इस मकबरे को खोज निकाला था। पूरी दोपहर 5 जनवरी 2005 उसी दिन के दिन है ना, सीटी स्कैन करने से पहले, जब वो सीटी स्कैन करने से पहले ना, उनसे बहुत सारे दुनिया भर के जो विजिटर्स थे मकबरे को देखने आए। यह मकबरा जो उसका मकबरा था वो लगभग 26 फुट ज़मीन के नीचे था। यह एक चट्टान को काट कर बनाया गया था मकबरा था। पर्यटकों ने, जो मतलब विजिटर्स थे, हैरानी से कब्र की दीवारों और तट के सर्वजनित मुंह को देखा। सर्वजनित मतलब सोने हीरे चांदी से उसका बिल्कुल मतलब लाद रखा था वो। अब हम देखते हैं। सबसे अद्भुत चीज़ थी ताबूत का बाहरी भाग, जिसकी आकृति परिरक्षित शव की भांति ही थी। मतलब जो बाहर का ऊपर का वो ढक्कन था ना, वो ऐसे ही था, ऐसे ही बना रखा था जैसे कोई आदमी लेट रखा हो, मतलब ऊपर उठा ऐसे बना नहीं देते वैसे। कुछ आगंतुक फुसफुसाते हुए सहायक पुस्तकों पढ़ रहे थे। मतलब कुछ जो विजिटर्स थे वो है ना, जो किताबें होती हैं उनको पढ़ रहे थे और कुछ लोग चुप थे। शायद वे टट की जो एकदम से मृत्यु हो गई थी उसके बारे में सोचकर हैरान हो रहे थे। अब जो टट खामून मतलब वही है, राजा का ही नाम है, टट का पूरा नाम था ये। टट के मकबरे के बारे में एक विचित्र अंधविश्वास प्रचलित था। कुछ अंधविश्वास था उसके बारे में। ऐसा कहा जाता था कि फेरो के अभिशाप के अनुसार जो लोग उसे परेशान करेंगे वे मृत्यु या दुर्भाग्य को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब जो लॉर्ड कार्वन, जो उस दल का नेता था जिसने टट के मकबरे की खोज निकाला था, की मृत्यु, उसकी जो मृत्यु है वो मच्छर के काटने और निमिष से मान लिया कि ये फेरो का अभिशाप है, जो उसको परेशान करेगा वो मर जाएगा। अब उसके बाद कुछ जो विजिटर्स थे इस बात की हैरत हुई कि क्या फेरो के अभिशाप। अब उसके बाद आते हैं। यह एक अंग्रेज हावर्ड कार्टर था जिसने 1922 में टट के मकबरे की खोज की थी। यही वो अंग्रेज था जिसने 1922 में जो टट का जो वो था शव था, मकबरा था, उसकी खोज निकाली थी। मकबरे के अंदर की चीज़ें बहुत सारी थी
आश्चर्यजनक ढंग से अछूती थी, मतलब उसको किसी ने भी छुआ नहीं था। यद्यपि वैली ऑफ किंग, जो वैली ऑफ किंग के अन्य जो मकबरे थे, जो मतलब हीरे चांदी से जो पहले राजा मर चुके थे और उनके अंदर, उनके मकबरे के अंदर हीरे चांदी रखे हुए थे, वो सारे लूट लिए गए थे। वो प्राचीन काल में लूटे जा चुके थे। खोज के समय जो चीज़ें मिली उन्होंने सन्नाटा फैला दिया, बिल्कुल सनसनी फैला दी। यह अब तक मिला सबसे बहुमूल्य शाही संग्रह माना गया है, मतलब इसी में सबसे ज़्यादा सोना वगैरह और ये माना मिला है, नहीं तो और सारों में लूटा जा चुका था। ठीक है, अब आते हैं इसमें अद्भुत कलाकृतियाँ शामिल है जिन पर सोने का काम हुआ था, मतलब जो भी चीज़ मिला ना उस पर सोने की बनी हुई थी वो। तट की रोज़मर्रा प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ें, जैसे कि दफन के साथ रखी हुई थी वो, फिर उसमें जैसे शतरंज था, पासे जैसा खेल, पीतल का बना हुआ एक रेजर था, और बहुत सारे कपड़े थे, और भोजन भी था, मतलब खाना वगैरह भी था, और शराब के वाइन वगैरह भी रखी हुई थी उसमें। अब जो मतलब हावर्ड कार्टर जिसने मकबरे को खोज निकाला था, उन्होंने ना इन सभी चीज़ों की सूची बनाने में महीनों लगा दिए, मतलब आप सोच लो कितनी सारी चीज़ें मिली होंगी उसमें। फिर उन्होंने 3 ताबूतों की जांच शुरू कर दी। अब जो वो हावर्ड कार्टर था उसने 3 चीज़ों की वो कर दी, जो एक के अंदर एक डाले गए थे। जब उसने पहला ताबूत खोला तो अब उसमें एक कफन मिला, जिसे बैत, जैतून के पत्ते, कमल के फूल की पत्तियां, मक्के के फूल और अजवाइन की माला से सजाया गया था। इससे यह पता चलता है कि उसे मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। जब कार्टर उस ताबूत तक पहुंचा जिसमें उसका शव रखा हुआ था, टट का शव रखा हुआ था, तो वो मुश्किल में फंस गया, क्योंकि जो चिकने पदार्थ थे जो वो ढक रखा था, मतलब जैसे शरीर को लेटा दिया गया और उसकी साइड से बाउंड्री कर दी, मतलब सोने की परत सी चढ़ा दी, तो वो है ना बिल्कुल, पहले तो वो चिकना था, फिर बाद में वो ना बिल्कुल मतलब हार्ड हो गया, सख्त हो गया था। अब वही मैं बताने जा रही हूँ कि जब मुश्किल में फंस गया था, वे चिकने पदार्थ जिसमें इस काम में प्रयुक्त किया गया था सख्त हो गए थे, मतलब जो भी वो उसने सोने वगैरह करा हुआ था, पहले तो वो मुलायम था, फिर बाद में वो सख्त हो गया। उन्होंने तट को उसके ठोस सोने से बने ताबूत के तल से चिपका दिया था। अब जो वो ताबूत से वो चिपक चुका था तट का जो शरीर था, कार्टर ने चिकने पदार्थों को सूर्य की गर्मी, मतलब सूर्य में रख कर भी ये पिघल जाएगा और इसका तट का जो ये शव है, जो मतलब उसकी लाश है, वो बाहर निकल जाएगी, पर उससे भी कोई असर नहीं पड़ा, वो ऐसे का ऐसे ही रहा। और अंत में जो राजा के मृत शरीर को ताबूत से उठाने के लिए उसे छेनी का प्रयोग करना पड़ा। छेनी मतलब यहाँ पे वो नहीं होती, मतलब जो माली वगैरह होते हैं वो पौधों को वो करते हैं, खुरपी वगैरह मान लीजिए आप, वैसी होती है। अब जाही हवास, अब जो जाही हवास हैं वो एक इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के अध्यक्ष हैं, उनके एक मेंबर हैं। कार्टर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम तो इसको ना छेड़ रहे हो और परेशान कर रहे हो, ये मान लीजिए आप हानि पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा दिया, परंतु वास्तव में कार्टर के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अब वो निकल ही नहीं रहा था, तो उसको इसलिए छेनी का प्रयोग किया गया था। वह शव को वहाँ छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि सारे जो चोर थे वो ऐसे ही सोच रहे थे कि कब ये मतलब हटे दूर और कब इसको सारे जो ये गहने वगैरह इनको लूटा जाए। तट के समय में राजवंश के लोग अत्यधिक धनी होते थे। जो तट था, जब वो राजा बना था, तो उसके समय में ना बहुत जो राजा महाराजा थे, राजवंश के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। वे ऐसा सोचते थे कि वे अपने धन को अपने साथ दूसरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। ये अंधविश्वास की बातें हैं कि वे सोचते थे कि जो हमारा धन है वो हम जब मकबरे में रख देंगे ना, तो हम किसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। और इसी महान यात्रा के लिए तट को एक चमकती हुई वस्तु उपहार में दी गई, और ये आस्था मान कर कि ना तट दूसरी दुनिया में जाएगा और उसको ले जाएगा, और इसलिए उसको ये इतने सारे उपहार उन्हें दिए। उनमें महंगे कंठार, गले में पहनने वाले नेकलेस, बाजूबंद मतलब अंगूठियाँ, ताबीज़, और किसी समारोह पे पहनने वाले पेंटबंद, सैंडल, उनकी भारी ताबूत जो कि आकार में शव जैसे ही था, ये सब चीज़ें शुद्ध सोने से बनाकर और उसको भेंट कर दी। अब तट को इन सभी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों को शव का सिर अलग करना पड़ा। अब जो नीचे का हिस्सा था, जो धड़ था, वो अलग कर दिया। अब जो उसको मतलब अलग अलग तो करना ही था, उसको उसके शरीर से वो निकालने ही थे। वो लगभग
सभी मुख्य जोड़ों को काटना पड़ा। अब जो मुख्य जोड़ होते हैं जैसे घुटने से काट दिया, कोहनी से काट दिया, ऐसे सबको काट दिया गया था। फिर उन्होंने सभी भागों को लकड़ी के बक्से में रख कर दोबारा जोड़ा और इसे रेत की एक परत पर रख दिया, मतलब उसके शव को। अब चोट को ढकने के लिए उसने गद्दियों का प्रयोग किया। फिर परंतु इस दशक में पूर्व ज्ञान की तकनीकी में बहुत बदलाव आया है। परंतु अब जो टेक्नोलॉजी है वो पहले की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब खजाने की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना उसके जीवन की बारे में दिया जाता है कि वो कैसे मरा, कैसे उसकी मृत्यु हुई। अधिक ध्यान जीवन के बारे में विस्तार में से जानने और मृत्यु के कारणों को जानने की तरफ दिया जाता है। 1968 में क्राटर की खोज के 40 वर्ष से भी अधिक समय बाद, मतलब जो क्राटर है वो 40 साल पहले वो निकाल चुका था, और उसके साल बाद एक शरीर संचारण विज्ञान के प्राध्यापक ने प्रशिक्षक को एक्सरे कर दिया। अब कोई स्कूल में कोई नया टीचर आया तो उसने उसका एक्सरे कराया टटका, और एक चौंकने वाली सामने बात आई। चिपकने वाले पदार्थ जो कि उसकी छाती पर जमकर सख्त हो गए थे, मतलब जो गहने वगैरह उनको पहना रखे होंगे ना, तो पहले तो वो मुलायम थे, बाद में वो सख्त हो गए। 3300 वर्ष हो गए थे तो वो सख्त तो होने ही थे। और उनसे है ना ये सामने आए कि है ना छाती की हड्डी जो ब्रेस्ट बोन थी उनकी, जो चेस्ट बोन थी या चेस्ट बोन थी वो, और सामने की जो रिब्स होती हैं वो बिल्कुल है ना गायब हो गई थी। इससे यह विचार प्राप्त हुआ कि शायद तट की नेचुरल मृत्यु नहीं हुई, नेचुरल डेथ नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया है, यही सामने आया। सीटी स्कैनिंग जैसी आधुनिक चीज़ों की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है कि तट की मृत्यु कैसे हुई, अब अपनी मृत्यु के समय वह कैसा था। अब ये सारी चीज़ें जान सकते हैं हम कि ये कैसा था। राजा तट की मृत्यु इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। वह अपने परिवार का अंतिम वंशज था, मतलब अब वो मर गया तो और आगे के निभाने वाला कोई नहीं था, उनका पूरा विनाश हो जाएगा, मतलब कोई था भी, ऐसे हो जाता है। उसकी मृत्यु के बारे में विस्तार से जानकारी और उसके बाद क्या हुआ अभी स्पष्ट नहीं है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुए वो। और आमनहोटेप थर्ड तट का पिता या दादा था, मेरे ख्याल से वो तट का दादा ही था, और चैप्टर में यही बता रखा है कि पता नहीं वो उसका पिता था या फिर दादा थे, तो मेरे को लगता है कि ना वो शायद उसके दादा थे। आमनहोटेप थर्ड वह एक शक्तिशाली फेरो था, उसने लगभग 4 दशकों तक राज किया। आपको अगर नहीं पता है और आपको पता भी है तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 4 डिकेड में कितने हो जाएंगे, 40 साल। अब उसने 40 राज किया होगा। उसके बाद उसका पुत्र अब जो आमनहोटेप 4 राजा बना, उसने प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में सबसे विचित्र समयों में एक समय की शुरुआत करी। उसने ना अपनी प्रजा को आटेन मतलब जो सूर्य देव होते हैं ना उनकी पूजा करने के लिए विवश कर दिया कि तुम है ना सूर्य की ही पूजा करोगे। उसने अपना नाम बदलकर अखेनटन रख लिया, जो आमनहोटेप 4 था, आमनहोटेप 3 का बेटा। उसने अपना नाम बदलकर अखेनटन रख लिया, जिसका अर्थ है सूर्य देव का नौकर, मतलब वो सूर्य को खुद को अपना है ना नौकर समझता था सूर्य देव का। और उसने ना अपनी राजधानी थीबी शहर का नाम बदलकर अखेनटन रख लिया, जिसे अब अमरम के नाम से जाना जाता है। अब मतलब पहले तो उसने चेंज कर लिया था, फिर अब उसे फिर से चेंज होगा और अब उसे अमरन के नाम से जाना जाता है। उस समय का मुख्य देवता आमन होता था। अब आमन यहाँ पे कोई सूर्य देव होता है, एक दूसरे आमन कोई होते होंगे, तो उस समय का मुख्य देवते वही थे। परंतु अखेनटन ने आमन की सभी मूर्तियाँ तोड़ दी और उसके मंदिर बंद करवा दिए, और जो आमन जो देवता थे उनकी सारी जो मूर्तियाँ थी उस शहर में वो सारी तुड़वा दी और वो मंदिर भी सारे बंद करवा दिए। अब अखेनटन की मृत्यु के बाद समन खकारे नामक एक रहस्यमय शासन थोड़ी देर के लिए ही आया। उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब पीछे का मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताया, ना ही उसने पीछे कुछ छोड़ा अपना कि कोई जान सके। उसके बाद बहुत कम आयु के तट खातेन ने सिंहासन संभाला। तट खातेन यही है जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। तट आज उसे राजा तट के नाम से जाना जाता है। बालक
बालक राजा ने जल्द ही अपना नाम बदलकर टट खामून रख लिया था। अब इसने भी अपना नाम बदल दिया, भाई पता नहीं नाम बदलने पे ही रहते थे। अब टट खामून का अर्थ था आमन का जीवित प्रतिरूप। अब वो अपने आप को भगवान मानने लगा होगा शायद। जीवित प्रतिरूप मतलब उसके जैसे किसी का भी नाम का कुछ अर्थ होता है, वैसे इसके नाम का भी यही अर्थ है। उसने दोबारा से पुराने काम कर दिए जो उसके अखेंटन ने तोड़ दिए थे। मतलब सूर्यदेव की पूजा करो, यही करो। फिर उसने फिर से पुराने रूल्स ला दिए। उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया, रूल किया, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो सोच लीजिए 13, 14, 15, 16 मतलब मान लीजिए वो एडोलसेंट ही था, ठीक है। टट का जो शव था उन अनेक प्रसिद्ध शव में से एक था जिन्हें इजिप्ट में पाया गया। इजिप्ट का मम्मी प्रोजेक्ट 2003 में आरंभ हुआ। अभी तक इसने 600 परिरक्षित शवों की गणना की है और गिनती अभी जारी है। इसका अगला चरण इन शवों की सचल सीटी स्कैन मशीन द्वारा स्कैन करना है। राजा टट का परिरक्षित शव उन प्रथम परिरक्षित शवों में से एक है जिनकी स्कैनिंग की गई है। अब ये चैप्टर थोड़ा तो अजीब है ही भाई। अब आगे देखिए क्या है। उस रात जब टट की स्कैनिंग की गई, मजदूरों ने मकबरे से शव को निकाल कर बक्से में डाला, मतलब सीटी स्कैनर में बक्से में डाला। ताबूत को उठाने वालों की भांति वे शव को चल स्कैनर के कीमत वाले स्कैनर ने काम करना ही बंद कर दिया। अब फिर से वही अंधविश्वास आ गया कि जो भी इसको परेशान करेगा वो मृत्यु को वो हो जाएगा। तो इसमें जो $10 लाख का वो था सीटी स्कैनर था वो भी ख़राब हो गया क्योंकि कूलर के जो पंखे में रेत फंस गई थी। अब जो वही थे जो रक्षक थे, मतलब जो अंधविश्वास में विश्वास रखते थे, वो उसने यही कहा कि ये फेरो का अभिशाप है। काम को पूरा करने के लिए प्लास्टिक के सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी का प्रयोग किया गया। यह जांचने के बाद कि कोई डाटा खराब नहीं हुआ है, तकनीशियों ने टट को वापस उसके मकबरे में रख दिया। 3 घंटे से भी कम समय के बाद जब फेरो को उसके ताबूत से निकाला गया था, वह उस जगह शांति से आराम कर रहा था जहां अंतिम संस्कार करने वालों ने पुजारी ने उसे बहुत समय पहले रख दिया था। अब 3 घंटे से भी कम जहाँ पे वो विश्राम कर रहा था उसको वहीं से निकाला था। ये ऐसे ही सिंपल बात है, इसको पता नहीं कितनी लाइनों में लिखते हैं। स्कैनर से प्राप्त सभी तस्वीरों को जांचने के बाद यह पाया गया कि जो शव को क्राटर द्वारा कोई गंभीर हानि नहीं पहुंचाई है। जो क्राटर था, जो मतलब उसने खोज निकाली थी ना, उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई है इसको। जाही हवास को गहरी राहत महसूस हुई जब उसको यह बात पता चली। तो उसने ये कहा कि ना मैं तो ना रात को 1 सेकंड भी नहीं सो पाया था और अभी मुझे लगता है कि मैं सो पाऊंगा। यह शायद उसके फेरों के अभिशाप के प्रति भय के कारण भी था। मतलब उसको डर लग रहा था कि मैं और कहीं मैं मर ना जाऊं। लेखक ने स्वयं स्कैनिंग की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। जब तक काम पूरा हुआ हवा भी रुक चुकी थी। उन मृत लोगों की घाटी में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत थी, संयम मृत्यु की भांति। टट के मकबरे के प्रवेश द्वार भी बिल्कुल ऊपर ओरोसिक की मृत्यु है। जो टट के मकबरे था उसके ऊपर ही कोई और ओसिरिस की मृत्यु हुई है, उसके ऊपर भी वो रख दिया था। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो बालक की उस राजा को देखता प्रतीत हो रहा था। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया गाइज। और इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।